हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूजा जौहरी और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? इट्स अ वेरी कॉमन यूज्ड टर्म नाउ डेज। किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, हमें डाइट कैसे लेनी है जिससे इसको हम कर सकें। बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें मेडिसिन्स पे जाना पड़ता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़? ठीक है, क्योंकि आजकल अगर हम इफ़ वी सी द प्रेजेंट डे सिनेरियो, हमारा जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है डाइट पे। हम लोग कितने ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, एंड इनफैक्ट होना भी चाहिए कि हमें फैटी रिच डाइट खानी है कि नहीं खानी है। अगर हमें खानी है, जैसे हम लोग आजकल कीटो डाइट का बड़ा फैशन है, तो कीटो डाइट कैसे ले, एटकिंस डाइट है वो कैसे ले, अगर कोई डायबिटिक है तो वो कौन सी डाइट प्लान ले। तो देयर आर सो मेनी डाइट प्लान्स कमिंग अप। तो एक्चुअली वी गेट कन्फ्यूज्ड कि टू विच डाइट प्लान टू टेक। तो ये सारी चीज़ें किसके पीछे रिवॉल्व करती हैं? जो चीज़ें हम खाते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम फैट्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं। तो यही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल को है क्या ये एक एनिमल स्टेरॉल है। एनिमल स्टेरॉल का मतलब क्या हुआ? जिसमें काफ़ी सारे OH या एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो ये इसमें 27 कार्बन एटम है, 45 हाइड्रोजन एटम्स है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने सारे OH ग्रुप लेकर रखा है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल हम अपनी डाइट में लेते हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है कि इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमारी बॉडी में भी होती है। ठीक है, तो ये मेजर इज डाइट, और हमारी बॉडी में भी इसको सिंथेसाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और इसकी जो सिंथेसिस होती है वो एक तरह से डी नोवो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। डी नोवो हम उस सिंथेसिस को बोलते हैं जिसमें जो हमारा प्रिकर्सर है, जिससे वो बनेगी, उसमें मात्र 2 कार्बन एटम है। अब देखो, बनता किससे है? ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में सिर्फ 2 कार्बन एटम है। उस 2 कार्बन एटम से हम 27 कार्बन एटम बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो आप देख सकते हो कि कितने एफर्ट्स हमारी बॉडी करती है बनाने में। अब हम डाइट में ले रहे हैं, हम सिंथेसाइज भी कर रहे हैं, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता ही है। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कोलेस्ट्रॉल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एक तो बाइल सॉल्ट्स बनाता है या बाइल एसिड्स बनाता है, जो फर्दर फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमारे ज़्यादातर जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, राइट। अब देखो, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में मूव करता है। ये चीज़ हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इन विच फॉर्म द मेटाबोलाइट्स मूव। ठीक है, अब कुछ तो ये फ्री फॉर्म में मूव करेगा, और कुछ ये एस्टेरिफाइड फॉर्म में मूव करता है। सो सम पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मूव्स इन अ फ्री फॉर्म, जिस फॉर्म में है उसी में, बट मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मूव्स इन एस्टेरिफाइड फॉर्म। एस्टर बना के मूव करता है ये। तो ये एस्टेरिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अब देखो, हम जब भी कभी भी जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या है कि कौन से फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ इनपुट ऑफ कोलेस्ट्रॉल is equivalent to rate of output of cholesterol, so that the concentration of cholesterol remains in a normal state. ज़्यादा हो गया तो it will be hypercholesterolemia, कम हो गया तो it will be hypo. Hyper है, hypo है, both the conditions are harmful for the body. राइट। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे आता है, कैसे मूव होता है और कैसे सिंथेसाइज होता है। राइट। अब देखो, फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इसका स्ट्रक्चर इज C7H25OH। रफली इसका जो न्यूक्लियस है ना, उसको हम बोलते हैं साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन न्यूक्लियस, राइट, लाइक दिस। Like this and then this into this। तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 27 कार्बन एटम्स। ठीक है। अब जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल आया, कुछ तो फ्री फॉर्म में मूव कर गया और कुछ करेगा एस्टेरिफाइड फॉर्म में। उसमें होता क्या है, दिस कोलेस्ट्रॉल कंबाइंस विद लेसिथिन। ये जो लेसिथिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। Phospholipids are the components of cell membrane। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन के साथ कंबाइन करके बनाएगा कोलेस्टेराइल एस्टर। दिस इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कन्वर्ट हो जाएगा ये लाइसोलेसिथिन में। और ये कोलेस्ट्रॉल आ कहां से रहा है हमारा, इट इज कमिंग फ्रॉम द डाइट। जैसे हम कह देते हैं एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट। देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो, फिश है, मीट है, बहुत सारे सोर्सेज है, बट एग एक अपने आप में ही कंप्लीट डाइट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अब देखो, जैसे ये आया कुछ फ्री फॉर्म में मूव कर गया। अब सिंस दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सेल के अंदर जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो जब ये जाएगा तभी ये मेटाबोलाइज होगा। जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो तो सेल के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए ये वापस ना चला जाए, इसको एक इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो फॉर्म जो है वो है कोलेस्टेराइल एस्टर। और कौन बनाने में हेल्प करता है, लेसिथिन। और यहां पे एंजाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है। और LCAT, a very very important enzyme which plays a pivotal role in the transportation of cholesterol to the tissues। ठीक है। तो इसने क्या किया, और ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, दिस रिएक्शन लेसिथिन उसके पास जाकर अटैच करता है किसको, एसाइल ग्रुप को, क्योंकि देखो लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, and this occurs at second position। और what we get is, हमें एस्टर मिल जाता है और लाइसोलेसिथिन बन जाता है। अब इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। What happens
if this enzyme is absent. Deficiency of LCAT leads to Norham's disease. Deficiency of LCAT leads to Norham's disease, जो characterized है by increased concentration of cholesterol and decreased concentration of the ester and lysolecithin. So in Norham's disease, this LCAT enzyme, क्योंकि देखो इसमें ना दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक LC होता है और एक ACAT होता है. सो ये डिपेंड करता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रेजेंट है, टिश्यूज़ में कौन सा प्रेजेंट है. ये सारा मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में किया है जिसमें हम रेगुलेशन पढ़ते हैं सारे. ठीक है, तो इसमें अभी जस्ट स्टिक टू दिस LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप फ्रॉम लेसिथिन टू कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग कोलेस्टेराइल एस्टर. सो अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो इट विल लीड टू Norham's डिजीज. Norham's डिजीज में बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विल इंक्रीज. तो ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. अब ये तो हो गया डाइट से कैसे आया और कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट कैसे हुई. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है बायोसिंथेसिस, राइट, जो हम आज पढ़ेंगे. अब देखो, इन दिस बायोसिंथेसिस वी विल सिंपली concentrate on the de novo pathway. de novo का मतलब होता ही यही है कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है जिसमें 2 कार्बन एटम है. इसमें कितने सारे रिएक्शंस होंगे कि ये बना देगा 27 कार्बन एटम्स वाली स्पीशीज, विच इज नथिंग बट कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, इस तरह की सिंथेसिस को हम डी नोवो बोलते हैं. हमारी बॉडी में और ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें डी नोवो होता है. एक है फैटी एसिड सिंथेसिस या लाइपोजेनेसिस. दिस इज सिंपल डी नोवो. उसमें भी हम एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं. जैसे पाल्मिटिक एसिड है तो 16 कार्बन एटम, तो 2 to 16. एक है यही कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, और तीसरा इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. एक हम करते हैं प्यूरिन्स की सिंथेसिस. प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स जो हमारे बेसिस होते हैं डीएनए और आरएनए. तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो एक तरह से डी नोवो हैं. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज वन ऑफ देम. अब ये होती कहाँ कहाँ पे है? ये कहाँ कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कोई भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ हो रही है. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ हो रही है? क्योंकि अगर हमें पता है वो कहाँ हो रही है तो हम ये बता सकते हैं वो रेगुलेट कैसे हो रही है. क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली नथिंग बट रेगुलेशन. क्योंकि ये क्या है? ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं. सो रेगुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर ऑफ बायोकेमिस्ट्री. रेगुलेशन के लिए हमें पता होने चाहिए कंपार्टमेंट्स कहाँ पे वो हो रहे हैं. और भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है कंपार्टमेंट्स की. तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? मेनली इन दी साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. और कौन कौन से ऑर्गन्स है जिस पे होती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज लिवर, ऑब्वियसली एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज एंड इंटेस्टाइन. जैसे मैंने आपको बताया कि देखो हर जगह इनकी एक इम्पॉर्टेंस है.
लिवर को तो वैसे ही हम किचन बोलते हैं बॉडी का, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजों की सिंथेसिस लिवर में होंगी, ठीक है ना, सिंथेसिस होंगी और लिवर ही उनको आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सो मेनी हार्मोन्स, जिनका स्ट्रक्चर मिलता है इनसे, कोलेस्ट्रॉल से। और इंटेस्टाइन, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है फैट्स के डाइजेशन, बाइल एसिड्स बनाते हैं। सो लिवर, एड्रीनल्स, देन टेस्टिस, ओवरीज और इंटेस्टाइन, ये सबसे मेजर ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है। और फ्रैक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, राइट। और प्रिकर्सर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, राइट। सबसे पहले हमारा बनता है फॉर्मेशन ऑफ HMG-CoA। अब इसके लिए व्हाट हैपन्स इज, सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जैसे मैंने बताया एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर है। किसका प्रिकर्सर है? कोलेस्ट्रॉल का। और आ कहाँ से रहा है? इसके बहुत सारे सोर्सेज है, ग्लाइकोलिसिस से आता है, ऑक्सीडेशन से आता है, बन गया एसिटाइल कोए। ये क्या करेगा, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एसिटाइल कोए के ही, और ये बना देगा एसीटो एसिटाइल कोए, राइट। ये एसीटो एसिटाइल कोए फिर से एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा एसिटाइल कोए के साथ, और ये बना देगा HMG कोए। यहां पे जो एंजाइम होता है वो होता है सिंथेस HMG कोए सिंथेस, ठीक है। अब देखो ये जो HMG कोए है ये क्या करेगा, इसमें रिडक्शन होगी, राइट। When it undergoes a reduction, it forms a very very important compound which is mevalonate. और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है HMG CoA reductase, राइट। और ये एंजाइम है रेट लिमिटिंग एंजाइम, किसका? कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का। और एक और चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, HMG कोए तक कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होती है, कीटोजेनेसिस। बट फर्क क्या है कि ये जो कीटोजेनेसिस है ना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और यहां पे जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है तो ये कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है साइटोसोल में। इसका मतलब आई कैन से दैट कि अगर HMG कोए सिंथेसिस कर रहा है HMG कोए की, जिसको कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में जाना है, वो रिएक्शन होगी साइटोसोल में। और अगर इसको कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन में जाना है तो सिंथेसिस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर डिफरेंस क्या आ जाता है, ये जो HMG कोए है अगर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, HMG कोए लाएस अगर एंजाइम आता है तो ये जाता है कीटोजेनेसिस में। तो एक तरह से हमारा HMG कोए डिटरमिन करता है फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कि उसको कहाँ जाना है। अगर उसको जाना है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में तो वो कंटिन्यू रहेगा साइटोसोल में, और अगर इसको कीटोन बॉडीज बनानी है तो वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंथेसिस कर रहे हैं।
एंजाइम है HMG कोए रिडक्टेस, बन गया मेवालोनेट, और इस मेवालोनेट में होते हैं HMG कोए, और इसमें आ गए आपके कार्बन एटम्स। अब देखो, अब ये जो मेवालोनेट है, इसको चलो आई राइट इट हियर, इसमें 6 कार्बन एटम, राइट। अब इस मेवालोनेट में 3 काइनेसेस रिएक्शंस होते हैं, 3 काइनेस। काइनेस माने फॉस्फेट अटैच होता है, मीन्स अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट इज देयर, और ये एक ऐसा कंपाउंड 3 काइनेस रिएक्शंस, ये बना देता है 3 फॉस्फो 5 पायरो फॉस्फो मेवालोनेट। ठीक है, राइट, 3 काइनेस रिएक्शन हुए। अब हमें क्या बनाना है, वी हैव टू मेक कोलेस्ट्रॉल जिसमें 27 कार्बन एटम्स है। सेकेंड स्टेप इसमें आ जाता है डी कार्बोक्सिलेज, काइनेस के बाद आ जाता है डी कार्बोक्सिलेज, यानी कि एक कार्बन एटम इसमें निकल गया, और हमारे पास जो स्पीशीज आती है वो है 5 कार्बन एटम, जिसको हम बोलते हैं आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। पेंटिनाइल माने 5 कार्बन एटम। फिर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद इसमें आई जस्ट शो यू, इन दिस डीकार्बोक्सिलेशन आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स बन गई, इसमें 5 कार्बन एटम है, राइट, आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे ट्रांसफर होगा और आइसोमेराइजेशन होगी। दिस इज आइसो, सिंपल आई राइट पेंटेनाइल फॉस्फेट, राइट, आइसोमरेज रिएक्शन विल बी देयर, और ये आइसोमरेज विल बी फॉलोड बाय अगेन 5 कार्बन कंपाउंड, देन दिस आइसोमरेज विल अंडरगो 2 ट्रांसफरेज रिएक्शंस, 2 ट्रांसफरेज रिएक्शंस, और 5, 10, 15, एंड फाइनली स्क्वालिन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड द एंजाइम इज स्क्वालिन सिंथेस। और ये जो स्क्वालिन बनता है, दिस स्क्वालिन देन फॉर्म्स स्क्वालिन इपॉक्साइड विच फाइनली फॉर्म्स लेनोस्टेरॉल, डेस्मोस्टेरॉल, एंड इन द एंड कोलेस्ट्रॉल, राइट। देखने को इसकी सिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, बट अगर हमें एग्जाम में आती है तो व्हाट वी हैव टू डू इज, इतना बनाकर करते क्या, ये इंपॉर्टेंट है। 5 कार्बन के बाद यू कैन से, ये सिंपल बनाएगा काइनेस, आई जस्ट राइट द समरी हियर, ट्रांसफरेज, आइसोमरेज, squalene, and this squalene forms cholesterol. ठीक है, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता क्या है, सिंथेसिस तो हो गई, इसकी रेगुलेशन क्या है। सी, विदाउट रेगुलेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी प्रोसेस की एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसमें ही अगर हम देखें रेगुलेशन, तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि कौन सा एंजाइम पे जाकर ये रेगुलेट करेगा, जो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और इसका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है HMG कोए रिडक्टेस, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, increased concentration of cholesterol inhibits HMG कोए रिडक्टेस। ये तो है इसकी सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। देयर आर अदर वेज ऑल्सो ऑफ रेगुलेटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस।
राइट। सो दिस वॉज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस कि कंडेंसेशन हो जाता है, स्क्वालिन बन जाता है, एंड फाइनली जेरिनाइल फॉस्फेट, फर्निसाइल, फॉरगेट अबाउट दिस, एंड इट फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल इन द लेनोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दीज आर ऑल द इंटरमीडिएट्स। तो अगर मुझे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस एक्सप्लेन करनी है तो हाउ विल आई एक्सप्लेन? सिंपल, यू हैव टू राइट 2 एसिटाइल कोए, ठीक है, एसीटो एसिटाइल कोए, राइट, HMG कोए, मेवालोनेट, राइट, squalene and simple cholesterol. And only one enzyme we have to focus, which is reductase. And this is simple synthase. ठीक है, this is how the biosynthesis of cholesterol takes place. और पूरे में जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो सिर्फ एक ही है, विच इज HMG CoA रिडक्टेस। राइट, अब देखो ये है इसके स्टेप्स। सी व्हाट हैपन्स इज सिंपल, एसिटाइल कोए एसीटो एसिटाइल बनाएगा, HMG कोए बनेगा एंड मेवालोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मेवालोनिक एसिड में एज आई टोल्ड यू, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 कार्बन एटम बन जाते हैं। ये 6 कार्बन एटम तभी एंजाइम जो है, एंजाइम क्या है, डीकार्बोक्सिलेज होगा, तो 6 से वो 5 बना देगा। ठीक है, अब ये एंजाइम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली दी रेट लिमिटिंग एंजाइम। हम सारी चीज़ों पे फोकस करते ही नहीं हैं इसमें। हम कभी भी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस करते हैं तो हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ही किस पे करते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है HMG कोए रिडक्टेस। सिंस इट इज रेगुलेटरी इट हैज टू बी इरिवर्सिबल। इनफैक्ट सारे स्टेप्स ही इरिवर्सिबल हैं, राइट। सो हमारे पास मेवालोनेट बन गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इनहिबिटर्स ऑफ HMG कोए रिडक्टेस या रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, एक ही बात है, बायोसिंथेसिस। HMG CoA reductase is inhibited by statins, and you know what? These statins are competitive inhibitors. Very, very important. Competitive inhibitors. किसके? रिडक्टेस के, ऑफ रिडक्टेस। Right, that is what is given here, and this is again a very good slide जो पूरा रेगुलेशन बता रही है, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें देखो, एंजाइम इनहिबिटेड बाय स्टैटिन्स। बेसिकली होता क्या है, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसे होता है, एंजाइम कंबाइन करता है सबस्ट्रेट के साथ, बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट कर जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट में। अब देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ही क्या हुआ, जो रिजेंबल करता है इनहिबिटर को, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को।
तो एंजाइम जहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर को ले लेता है, तो द रिएक्शन इज स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे क्या है, जो एंजाइम है हमारा रिडक्टेस, सबस्ट्रेट है हमारा HMG CoA और इनहिबिटर है हमारा statins. So what they will do is statins will inhibit the activity of HMG CoA reductase and they are actually given to treat people जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। This is given to treat people suffering from hypercholesterolemia. Very very important. ठीक है, इसीलिए ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, राइट। फिर उसके बाद इस स्लाइड को ही अगर हम देखें तो इस स्लाइड में रेगुलेशन पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है। अभी हमने सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट लिया, इसके बाद हम ये एस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। और ये बन गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखो ACAT कोलेस्टेराइल एस्टर बना दिया। LCAT और ACAT में डिफरेंस है। ACAT एक जनरलाइज्ड एंजाइम है, LCAT लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ये हम डिटेल में रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब व्हाट हैपेंस इज, ये तो हो गया स्टैटिन्स का। अब हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे रिएक्ट करते हैं। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज ऑल वी हैव टू सी नाउ। इंसुलिन promotes the activity of HMG CoA reductase, ठीक है। और ग्लूकागॉन inhibits the activity of HMG CoA reductase। अब ये कैसे होता है, ठीक है। होता क्या है, HMG CoA reductase दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है एक्टिव फॉर्म, राइट, एक है इसकी इनएक्टिव फॉर्म। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, आई जस्ट राइट द स्ट्रक्चर। Active form is dephosphorylated, means without phosphate, या dephosphorylated। और जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है वो है फॉस्फोराइलेटेड, राइट। अब देखो होता क्या है इसमें, ये डी है, ये फॉस्फोराइलेटेड है। सो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव इज काइनेस, और द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ inactive to active phosphatase। ये लाइन मैं फिर से रिपीट करूंगी। अगर हमें एक्टिव से इनएक्टिव बनाना है तो हम देख सकते हैं फॉस्फेट है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमें इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, राइट। इसका मतलब इसकी दो फॉर्म्स हो गई, एक्टिव इनएक्टिव। अब हमें ये देखना है कि ये हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। अब हमेशा याद रखना, ये जो ग्लूकागॉन है, ऑलवेज रिमेंबर ग्लूकागॉन एक्टिवेट्स साइक्लिक एएमपी। जब ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी काइनेस को एक्टिव करती है,
काइनेस इज एक्टिव। अब अंडरस्टूड है, जब काइनेस हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकागन क्या कर रहा है, HMG कोए रिडक्टेस को इनएक्टिव कर रहा है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मैंने बताया कि जो HMG कोए रिडक्टेस है हमारा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वो करेगा ही। अगर हमें कोई काम करना है तो हम एक्टिव हैं, अगर हमें नहीं करना है तो हम इनएक्टिव बैठे रहेंगे, हम नहीं करेंगे वो काम। तो अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। इंसुलिन प्रमोट करता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ग्लूकोज का ज्यादा है, एसिटाइल कोए का बढ़ेगा, वो कोलेस्ट्रॉल बना देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स, अच्छा ग्लूकागॉन उसका उल्टा एक्ट करता है। वो क्या करता है, वो इसको इनहिबिट करता है। अब HMG कोए रिडक्टेस की दो फॉर्म्स हैं, एक है एक्टिव, एक है इनएक्टिव। एक्टिव फॉर्म में फॉस्फेट नहीं है और इनएक्टिव फॉर्म में फॉस्फेट है। सबसे पहले तो ये है थंब रूल, इसको याद रखना कि जो HMG कोए रिडक्टेस की एक्टिव फॉर्म है उसमें फॉस्फेट नहीं है और जो HMG कोए की इनएक्टिव फॉर्म है उसमें फॉस्फेट है। इसका मतलब जो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है वो फॉस्फोराइलेटेड में कौन कन्वर्ट करेगा, काइनेसिस, फॉस्फेट अटैच करता है। इनएक्टिव को एक्टिव में कौन कन्वर्ट करेगा, फॉस्फेटेसिस, जो फॉस्फेट को डाइजेस्ट कर जाता है। अब आ जाओ हार्मोन्स पे। ग्लूकागॉन का सिर्फ एक सिंपल सा रोल है, ये हमेशा जो सेकंड मैसेंजर है हमारा साइक्लिक AMP उसके साथ एक्ट करता है और एक्ट ऐसे करता है कि ये काइनेस को प्रमोट करता है। इसका मतलब ग्लूकागॉन उन एंजाइम्स को प्रमोट करेगा जो फॉस्फेट लगा होगा जिनमें। फॉरगेट इट एक्टिव है इनएक्टिव है, सिर्फ एक चीज याद रखो कि ग्लूकागॉन उन एंजाइम्स पे एक्ट करेगा जो फॉस्फोराइलेटेड है। ठीक है, अब पैरेलल में देखकर चलो, ग्लूकागॉन तो एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, ये तो हमेशा ब्रेकडाउन प्रोसेसेस को हेल्प करता है। ये तो सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस को तो नहीं कर सकता ना वो एक्टिवेट, तो ये इनहिबिट करेगा। इसीलिए जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है ये फॉस्फोराइलेटेड है। ऑन द अदर हैंड इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन बढ़ा रहा है। तो इंसुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर या इंसुलिन का हम फंक्शन देखें तो इंसुलिन विल डिग्रेड साइक्लिक AMP। जब इंसुलिन साइक्लिक AMP को डिग्रेड करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, काइनेस को इनएक्टिव कर देगा। काइनेस अगर इनएक्टिव हो गया तो दूसरा क्या चालू हो गया, फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज ने क्या किया, फॉस्फेट खा लिया। फॉस्फेट खा लिया माने वो इस फॉर्म में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? और इसको चलो और सिंपल फॉर्म में अगर मुझे बताना है तो लेट्स टेक इट इन अनदर सिंपल वर्जन। व्हाट हैपन्स इज, ये है हमारे पास HMG कोए रिडक्टेस, HMG कोए रिडक्टेस। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं इसकी, एक है इसकी एक्टिव फॉर्म, एक है इसकी इनएक्टिव फॉर्म। राइट, एक्टिव फॉर्म है माइनस फॉस्फेट और इनएक्टिव फॉर्म है प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इंसुलिन इसको एक्टिव कर रहा है, ग्लूकागॉन और यू कैन से एपिनेफ्रिन, एक ही रोल है इन दोनों का, एपिनेफ्रिन, ये इसको इनएक्टिव कर रहे हैं।
ठीक है। अब एक्टिव से इनएक्टिव भी चेंज होगा, इनएक्टिव से एक्टिव भी चेंज होगा। वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि ये जो एटीपी है, एटीपी बना रहा है हमारा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा है? प्रोटीन काइनेज को, राइट इट विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर रहा है। इसका मतलब वो एक्टिव से इनएक्टिव बना देगा। हो गया, फॉस्फेट आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया साइक्लिक एएमपी का फंक्शन। एक्टिव टू इनएक्टिव, और यू कैन से एचएमजी कोई रिडक्टेस इनएक्टिव हो गया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जब साइक्लिक एएमपी का फंक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है? ये 5 प्राइम एएमपी बनाता है। अब 5 प्राइम एएमपी का क्या फंक्शन है? ये फॉस्फेटेस को, या यू कैन से ये क्या कर रहा है? ये प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिव कर रहा है। मतलब प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव मतलब नो फॉस्फेट, और फॉस्फेटेस एक्टिविटी आ गई। तो इंसुलिन ने काम करना शुरू कर दिया, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। एटीपी से साइक्लिक एएमपी को इंसुलिन इनहिबिट करता है और ग्लूकागॉन प्रमोट करता है, और यहां पे एंजाइम है पीडीई जिसको इंसुलिन प्रमोट करता है और ग्लूकागॉन इनहिबिट करता है। दिस इज हाउ रेगुलेशन अकर्स। और एक और चीज इसमें आई जस्ट राइट द नेम ऑफ द एंजाइम, यहां पे एडिनाइलेट साइक्लेस है। और इसका बेसिस भी क्या है कि HMG कोए रिडक्टेस इज कोरिलेटेड विद द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर जीन एक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और HMG कोए रिडक्टेस को इंसुलिन प्रमोट करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं होगा, वो ग्लूकागॉन प्रमोट करेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट इट्स ओन सिंथेसिस। दूसरा हम कहेंगे स्टैटिन्स। स्टैटिन्स आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ HMG कोए रिडक्टेस, वो देख लिया। और थर्ड इज इंसुलिन प्रमोट कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ग्लूकागॉन इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कैसे? बाय एक्टिंग ऑन HMG कोए रिडक्टेस, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यही वो चीज लिखी हुई है, देखो, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। नाउ बिफोर टेकिंग अप विद दिस, आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस स्लाइड विद यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से सिमिलैरिटी है कीटोजेनेसिस और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में, क्योंकि देखो टू सम एक्सटेंट इट इज सेम, क्योंकि प्रिकर्सर भी सेम है, इंटरमीडिएट्स भी सेम है। अब देखो, सिर्फ साइट का फर्क है। कीटोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, राइट। HMG कोए दोनों में इंटरमीडिएट है, HMG कोए सिंथेस दोनों में है। अब HMG कोए रिडक्टेस कीटोजेनेसिस में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में है, तभी तो मेवालोनेट बन रहा है। और HMG कोए लाएस कीटोजेनेसिस में है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में नहीं है। सो यू कैन से this is the similarity or difference you can say between कीटोजेनेसिस और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस, राइट। फिर
उसके बाद लेट्स क्विकली सी कि इसमें रेगुलेशन में है क्या। वैसे मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है और इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। एक आपको बेसिक कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, वो भी काइनेस और फॉस्फेटेस का, दैट्स इट। उस पर सब कुछ बेस्ड है। अब देखो रेगुलेशन में रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, HMG-CoA रिडक्टेस है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं फीडबैक इनिबिशन जो रेगुलेट करेगा, एक हम कहेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, और एक HMG-CoA रिडक्टेस इज इनिबिटेड बाय मेवालोनेट एंड कोलेस्ट्रॉल। सो ये है रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस की, राइट। अब देखो सबसे पहले देखो फीडबैक रेगुलेशन हम देखें। सिंपल कंसेप्ट है, फिर से मैं जस्ट मेजर इंटरमीडिएट्स लिखूंगी। एसिटाइल-CoA, आई वोंट राइट द एंटायर रिएक्शन। HMG-CoA, मेवालोनेट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब देखो HMG-CoA, मेवालोनेट और कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विल इनहिबिट, एंजाइम लिखना पड़ेगा यहां पे रिडक्टेस, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट रिडक्टेस। अब वो कैसे इनहिबिट करता है ये चीज है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया ना ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सिंपल, DNA से हमारा RNA बनता है और RNA हमारा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है। अब हमारी बॉडी में जिस चीज की सिंथेसिस होनी है उसका एक सेलुलर लेवल है, एक इसका जीन लेवल भी है। उस जीन लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा इंक्रीज होता है प्रोडक्ट, वो वहां जाकर इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसकी सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? वो ब्लॉक कर देगा उसकी एक्टिविटी को। जैसे कोलेस्ट्रॉल रिप्रेसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फॉर HMG-CoA रिडक्टेस। सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज। कैसे कर रहा है ये? क्योंकि देखो एक प्रोटीन है हमारा रिस्पॉन्सिबल जो सबस्ट्रेट्स को ला रहा है जिससे किसी की सिंथेसिस हो। अब उसी की ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो जाएगी, कैसे? ऑन द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन विल बी देयर। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इट represses, it inhibits the activity of the gene जो HMG-CoA रिडक्टेस को कोड करती है, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम हार्मोनल रेगुलेशन भी बता देते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बताई, इंसुलिन और थायरॉक्सिन हमेशा एक्टिविटी बढ़ाते हैं, ऑलवेज प्रमोट्स, और ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन एंड ऑल डिक्रीजेस द एक्टिविटी, ये डिक्रीज करते हैं क्योंकि ये कैटाबॉलिक है नेचर में और ये एनाबॉलिक है नेचर। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो वैसे भी एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो वो एक्सेलरेट होगा ही होगा, राइट। ये तो हो गया रेगुलेशन। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी गॉट इज वी गॉट कोलेस्ट्रॉल, राइट। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका फेट क्या है? जब ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए से, तो व्हाट इज इट्स फेट? अब नियरली हाफ ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ये तो हमारा बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारा फीसिस में चला जाता है,
और कुछ कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है और गिव्स द बेसिक स्ट्रक्चर टू 6 हार्मोन्स. So this is the fate of cholesterol in our body. Right? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? लिवर में हो रही है. ठीक है, लिवर में सिंथेसिस हो रही है, फिर इसकी ट्रांसपोर्ट भी होती है टू दी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. तो कोलेस्ट्रॉल को लेकर कौन जाता है? एलडीएल ज्यादातर लेकर जाता है, ज्यादातर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. ठीक है, और ये डिपॉजिट कर देता है. ऑन द अदर हैंड एचडीएल क्या करता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेकर आता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज टू द लिवर. क्यों? क्योंकि एचडीएल ही बेसिकली ब्रेक डाउन करता है कोलेस्ट्रॉल का. इसीलिए हम कहते हैं कि एचडीएल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बन गया. अब जब लिवर में कोलेस्ट्रॉल बन गया तो ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डिग्रेडेड टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स. दो तरह के बाइल एसिड्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स, एक होते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स. अब देखो व्हाट हैपेंस इज सिंथेसिस. कोलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, इनकी सिंथेसिस होती है इन द लिवर, और फिर वापस उसमें क्या हो जाता है कि अलग अलग से बाइल एसिड्स बनते हैं और फिर इसमें आकर अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके इसको सेकेंडरी बाइल एसिड्स बना देते हैं. तो दैट इज व्हाट इज डीऑक्सीकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड. सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये सारे कैसे बनते हैं? दीज आर सेकेंडरी वंस. और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद करने की है, दैट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम. 7-alpha hydroxylase is the rate limiting enzyme which forms primary and secondary bile acids from cholesterol. अब देखो ये डिपेंड किस पे करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय दिस FXR. FXR is actually a farnesoid X receptor. It is activated by primary and secondary bile acids, and this is also regulated. When the size of the bile acid pool increases, FXR is activated. यानी कि जब ऑलरेडी बाइल एसिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये एक्टिवेट हुआ और इसने क्या किया? 7-alpha हाइड्रोजाइलेज को सप्रेस कर दिया कि नो मोर सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स इज रिक्वायर्ड. सो यू कैन सी सिंपल फीडबैक इनहिबिशन है कि व्हेन द पूल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल एसिड्स इंक्रीजेस, इट स्टार्ट्स इनहिबिटिंग इट्स ओन सिंथेसिस. कैसे? by blocking the activity of 7-alpha hydroxylase, which is actually a microsomal enzyme, right? And this is how you can say the synthesis of primary bile acids and secondary bile acids is there. Cholesterol 7-alpha hydroxylase से बनाएगा 7-hydroxycholesterol, कोलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, एंड यहाँ पे यू कैन सी ग्लाइसिन एंड टॉरिन विल कम. फॉर्मिंग ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट
और ग्लाइकोकिनोडिऑक्सीकोलेट और टोरोकिनोडिऑक्सीकोलेट। सो ये क्या है? ये हमारे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइल एसिड्स, और इनका फंक्शन क्या है? ये करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प, माने इमल्सिफाई कर देते हैं फैट्स को, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। ठीक है, increases the surface area of digestion by decreasing the surface tension. राइट, तो ये हो गए हमारे प्राइमरी सेकेंडरी बाइल एसिड्स सिंथेसाइज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद फंक्शंस, जैसे मैंने बताया, एक्ट एज डिटर्जेंट्स एज दे कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर regions, help in emulsification of ingested lipids into very very small globules। मतलब सरफेस एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया डाइजेशन के लिए, सरफेस टेंशन कम कर दी। वो जो टेंशन हो रही थी क्योंकि लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल, टू फैसिलिटेट द डाइजेशन, एंड दिस एड्स टू एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट्स। बाद में दे फॉर्म मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स कॉल्ड मिसेल। मिसेल्स तो वैसे भी फैट्स का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर आता है एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंटीरोहिपैटिक मीन्स इट इज एक्चुअली रिवॉल्विंग बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? सिंपल, approximately 20 gram bile acids pass from the bile duct into the intestine each day। इतनी जाने के बाद सिर्फ 2% is lost during feces, excrete होती हैं 2%, rest is deconjugated and reabsorbed and sent back। So primary and secondary bile acids are absorbed exclusively by active transport, and then these reabsorbed bile acids non-covalently bind to albumin and they are transported into the blood via portal vein and finally resecreted through bile, thus helping in digestion. And 98 to 99% of the absorbed bile acids return to the liver via portal circulation. So this enterohepatic circulation plays a very very important role. और ये जो लिथोकोलिक एसिड है, यही एक ऐसा बाइल एसिड है जिसमें बहुत इट्स लाइक नेग्लिजिबल एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन, मतलब ये वापस नहीं जाता है लिथोकोलिक एसिड, बट रेस्ट ऑफ देम अंडरगो एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, और उसके बाद और कौन कौन से स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वट एवर यू कैन से, तो विटामिन डी, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, 6 हार्मोन्स, बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स। तो ये है हमारा फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसकी सिंथेसिस हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और रेट लिमिटिंग एंजाइम है हमारा HMG CoA reductase, and these are the different structures where you can see this is the structure of vitamin D, testosterone, estradiol, cortisol, progesterone। इनकी सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। सो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डी नोवो है, फ्रॉम एसिटाइल कोए है, साइटोसोल में है लिवर के, और रेट लिमिटिंग एंजाइम इसमें है HMG कोए रिडक्टेस। इंसुलिन प्रमोट करता है इसकी सिंथेसिस, ग्लूकागन इसकी सिंथेसिस इनहिबिट करता है, राइट। एंड सिमिलरली
अदर थिंग्स वी कैन से, तो जो एक्टिव फॉर्म है HMG-CoA रिडक्टेस की वो डीफॉस्फोराइलेटेड है और इनएक्टिव फॉर्म फॉस्फोराइलेटेड है विच इज मेंटेन्ड बाय ग्लूकागॉन। और statins are the competitive inhibitors of HMG-CoA reductase. So this is all about metabolism of cholesterol. Thank you so much for patiently listening to my lecture. Thank you. Have a great day.